नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भैया जीवन किस्मत से चलता है या हमारी मेहनत से और हमारे कर्म से। कहीं तो कहते हैं कि किस्मत से सब कुछ मिलता है, कि जो किस्मत में लिखा होता है बस वही होता है। और कहीं कहते हैं कि जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। एग्जैक्टली सच क्या है? मेहनत से हमारा कर्म जो हम करते हैं, क्या वही हमारी किस्मत होती है? क्या एग्जैक्टली सब कुछ पहले से लिखा है? क्या हर एक चीज जो भी जीवन में हमारे होनी है, क्या वो सब पहले से लिखा है? तो ये इतना गहरा प्रश्न है और इसकी आज पूरी नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ये वीडियो आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी नॉलेज आपको देगा। आपको गहराई से पता चलेगा कि कब मुझे मेहनत करनी है और कब मुझे किस्मत पे छोड़ना है। क्योंकि हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं, हार्डवर्क अपना पूरी शक्ति लगा करके अपनी मेहनत करते हैं, और फिर जब कोई कार्य नहीं होता तो फिर एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो आज ये देखना है कि हमारी किस्मत कब साथ देती है और कब हमारा कर्म साथ देता है, कब हम कर्म पर एफर्ट करें और कब हम किस्मत पे छोड़ दें। ये बड़ा सरल हो जाएगा जीवन। आप देखोगे कि चीजें अपने आप होने लगेंगी और एक्सेप्टेंस भी अपने आप आने लगेगी। एक साधक जो साधना ध्यान करता है, जो ईश्वर के राह पर चल रहा है, उसको ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी जीवन में अगर वो किसी भी परिस्थिति में है और जहां पर वो स्टक हो जाता है तो फिर वो परेशान होने लगता है कि ये चीज मेरे अनुरूप क्यों नहीं चल रही। मैं इसको अहंकारवश उसको ये लगता है कि मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। फिर जब हताशा हाथ लगती है तो निराश हो जाता है। फिर वो अपने आप को ही दुख में रख लेता है और दूसरों को भी फिर वो दुखी रेडिएट करता है। एक खुश इंसान, एक प्रसन्न इंसान हमेशा दूसरों को खुशी बांटने का कार्य करेगा, और एक दुखी इंसान हमेशा दुखी बांटता रहेगा। जीवन में दुख सभी को आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा जिसको कभी कोई दुख नहीं आया होगा। यहाँ पर जो हमारी आज की चर्चा है, हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में कर्म भाव के बारे में बहुत चर्चा होती है कि कर्म भाव भी होता है, भाग्य भाव भी होता है, लग्न भाव जो होता है हमारे शरीर का होता है, धन भाव होता है, लाभ भाव होता है, पति पत्नी का भाव जो सप्तम भाव होता है। ये सब आपने बकवास सुन ली। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, बट मैं सच बताऊं, मैं इस सब चीजों को बकवास मानता हूँ। रीजन क्या है कि जब साधना के मार्ग पे आया था तो एस्ट्रोलॉजी मेरी बहुत पीछे छूट गई थी। क्योंकि अब जो लोग अभी साधक नहीं है, जब जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है, जिन्होंने अभी अपने भीतर की उन शक्तियों को जाना नहीं है, जिनसे ये ग्रह कंट्रोल होते हैं, जिस शक्ति से हमारा मन कंट्रोल होता है, जिस शक्ति से हमारे थॉट्स कंट्रोल होते हैं, जिस शक्ति से हम अपने जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको कोई दुख आया तो वो इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा कि वो बस उस दुख में पूरी तरह से डूब जाएगा। कोई है वो सुख में डूब जाएगा। मगर जो साधक है उसको सीखना क्या है? उसको यही सीखना है कि आज दुख आया है, कल सुख भी आएगा। कल सुख था तो आज वो दुख भी बदल गया। तो उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को कैसे संभालना है, क्योंकि ना जाने कितनी तरह की परिस्थितियां ईश्वर आपके जीवन में बनाएगा। क्योंकि आपकी ग्रोथ चल रही है, आपको भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं। सब अच्छा बुरा आपको इसी जन्म में पता चल जाएगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। सभी से जब नुकसान होता है, जब चोट पड़ती है दिल को, तभी तो धरती से इन लोगों से हमारा मोह टूटता है। मोह टूटता है, वैराग्य आता है, तभी तो हम ईश्वर की तरफ चलते हैं। जब बार बार हम धरती से, यहाँ के लोगों से उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ सुख होगा, यहाँ खुशी मिलेगी। एक्चुअल में यहाँ पर सभी खुशी ही खोजने चाहते हैं। हमें करना क्या है? अगर हमें खुशी नहीं मिल रही ना, तो हम किसी की खुशी बन जाए, तो इससे बढ़िया क्या है? मैं पहले ना जब कभी दिल्ली जाता था, ट्रैफिक में होता था, मेरा फ्रेंड मेरे साथ होता था, कई बार मैं उसको कहता था यार ये सब लोग ना मर जाने चाहिए। मैं अपने यंग टाइम की बात बता रहा हूँ। मैं सोचता था यार सब देखियो कितना ट्रैफिक करके रखा हुआ है, ये सब ना होते तो कितना खाली रोड होता, मैं 120 की स्पीड पे गाड़ी चला के जाता। तो उसने कहा ये बात वो भी तो सोच रहे होंगे, हमारी भी तो गाड़ी उसी ट्रैफिक का हिस्सा है। तो हम भी उसी ट्रैफिक का ही हिस्सा है जिससे हम इरिटेट होते हैं। यानी हम ही उन लोगों से इरिटेट होते हैं जो हमें दुख देते हैं, और हम भी तो किसी को दुख दे देते हैं जाने अनजाने। हम भी तो किसी के दुख का कारण बन जाते हैं, हमारा स्वार्थ भी तो किसी का दुख का कारण बनता है। तो यहाँ पर दोष देने के लिए कोई बचता नहीं है।
यहाँ इस रहस्य को समझना होता है कि सुख भी अपने भाग्य से मिल रहा है और दुख भी अपनी किस्मत से, अपने कर्म से मिल रहा है। तो हम यहाँ पर जो कर सकते हैं ना, तो अपने कर्म को सुधार सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है तो हम किसी की खुशी बन जाए, वो एटलीस्ट उसका ट्रैफिक खाली कर दें, वो गाड़ी 120 पर चला के निकल जाए, उसका मन प्रसन्न हो जाए। हमारा नहीं हुआ, हम तो उस भाग्य को लेकर ही नहीं आए कि हमें खुशी प्राप्त हो, तो क्या हम दूसरे की खुशी नहीं बन सकते क्या? ये तो कर सकते हैं। तो यही हमें करना है। तो आज हम अपनी कुंडली से इस बात को समझेंगे कि क्या चीजें हम लेकर के पैदा होते हैं और क्या हम नहीं लेकर के पैदा होते हैं। जो अच्छे इंसान हैं, जो दूसरों की खुशी का माध्यम बनते हैं, वो भी ईश्वर उनको बना करके भेजता है। जिनके अंदर दूसरों को दुख देने का भाव होता है, चीट करने का भाव होता है, वो भी ईश्वर उनके ग्रहों में लिख करके भेजता है। उनकी जीवन वैसा होता है। जैसे कुंडली का पहला घर होता है, पहला भाव जो कुंडली का है उसे लग्न भाव कहते हैं, वो हमारा शरीर है। हमें शरीर कैसे प्राप्त होगा, गोरा, पतला, मोटा, स्वस्थ, बीमार, ये सब हमारी कुंडली का पहले भाव के ग्रह तय करते हैं। अगर पहला भाव बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें सुंदर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव शुभ ग्रह वहां पर बैठा होगा, उस पर जितने ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, हमारा शरीर उतना सुंदर, उतना स्वस्थ, उतना हृष्ट पुष्ट रहेगा। हमारे हर ग्रह से हमारे हर एक अंग का देख सकते हैं कि एक अंग को कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन का रंग कैसे होगा, हमारी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी, हमारी हाइट कैसी होगी, ये सब हमारे ग्रह बताते हैं। तो पहले भाव से हमें ये पता चलता है, यानी कि ये प्रारब्ध से मिलता है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्राप्त होता है। कोई बहुत बीमार व्यक्ति होता है, बचपन से ही बीमार होता है, उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती, बालपन में उसे कोई बीमारी लग जाती है, तो ये उसका प्रारब्ध होता है। उसके माता पिता का भी प्रारब्ध होता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा शरीर, निर्बल शरीर, खराब शरीर, अस्वस्थ शरीर उसे प्राप्त होता है। यानी कि जीवन में उसके शरीर को कितने कष्ट आएंगे, कितने चोटें लगेंगी, कितनी बार उसका एक्सीडेंट होगा, कितना बीमार रहेगा, ये सब लग्न भाव से देखा जाएगा। लग्न भाव पे अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो उसको शरीर से कष्ट आएंगे, यानी कि शरीर पे चोट लगेगी, बीमार होगा, यानी कि शरीर उसका किसी भी तरीके से दुखी रह सकता है। शरीर में फिर अब कोई भी अंग है, वो उसी अंग से दुखी हो सकता है। अब दूसरा भाव जो है उसे हम धन भाव भी कहते हैं, हमारी वाणी का भाव भी कहते हैं। जितने भी लोगों के दूसरे भाव में शुभ ग्रह होंगे, उनकी वाणी बहुत सुंदर होगी, उनकी बातें, उनका ज्ञान अद्वितीय होगा। वो लोग जब बोलेंगे तो सामने वाला मंत्र मुग्ध होगा ही होगा, क्योंकि दूसरे ग्रह में जब भी शुभ ग्रह होगा, जितने भी लोग आज यूट्यूब पे बोलते हैं ना, जब आप उनकी कुंडली देखोगे ना, तो उनकी कुंडली में कोई बहुत अच्छा प्लेनेट मिलेगा। इनफैक्ट मैं अगर आज अपनी भी बात बताऊं, मुझे बहुत से लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भैया जो आप बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे। मैं हैरान होता था कि ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। अभी भी देख लो, मैं आपके सामने बिल्कुल शांत होकर के, नॉर्मल ऐसे रिलैक्स होकर के मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे अंदर से क्या निकलेगा। आज की जो मैं क्लास कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसमें हम पूरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कुंडली के सारे भावों में, कि क्या क्या प्लेनेट हमें क्या क्या देता है। देखो, अपनी बात को ठहराव के साथ करना, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना, उसको समझ आना, ये एक अच्छा प्लेनेट तय करता है। मेरे दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जहां पर बैठेगा, जिस कुंडली में शुभ हो जाएगा, बृहस्पति अगर शुभ होगा तो वो वाणी को अच्छा करेगा, वो सिंगर भी बन सकता है, उसकी आवाज मीठी होगी। मैं हैरान होता था कि मेरी क्लास में 40 बच्चे पढ़ते थे। एक बार टीचर ने बोला कि सब टेस्ट दो, जो जिसकी आवाज अच्छी होगी उसको म्यूजिक के लिए सिलेक्ट करेंगे, और जिसकी आवाज अच्छी नहीं होगी तो उसको आर्ट्स के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा मैम, ये क्या मतलब है कि जो बच्चा म्यूजिक में जाना चाहता है तो उसको भी तो म्यूजिक में जाने का अधिकार होना चाहिए ना। मैंने उस टाइम पे 3rd 4th क्लास में ही मैम को एक क्वेश्चन किया, तो मैम कहती कि पहले तो तू मेरे को एक गाना सुना। तो वो मेरी मैम आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ समान है, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। आज मुझे वो याद आ गई। अंजलि मैम हमारे स्कूल की बहुत प्यारी टीचर थी। मैंने उससे इतना सीखा, मुझे अपने बच्चे से भी ज्यादा मुझे प्यार करती थी। और उसने मेरे को +2 तक मैं उनके साथ उनके स्कूल में रहा। और जब भी मुझे समय मिलता था, मैं सीधा म्यूजिक रूम में ऐसे चला जाता था जैसे मैं अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाता हूँ। वो खाना भी खा रही होती थी तो मुझे खिला देती थी। देखो, मतलब द्वितीय भाव, संगीत का भाव भी दूसरा भाव ही होता है, क्योंकि वाणी का भाव है। तो म्यूजिक टीचर्स जितनी भी थी, मेरी एक सरिता मैम थी,
वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उनका आज ये वीडियो जरूर भेजूंगा। तो वो तो अभी भी हमारे घर के पास ही रहती हैं। तो मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने अपनी माँ की तरह मुझे हमेशा प्यार दिया। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे प्रारब्ध से होती है, ये पूर्व जन्मों से हम लेके आए, कहीं हमारा कहीं शौक रहा होगा म्यूजिक का, तो वो हमारी जो जर्नी है वो वैसी बन जाती है। अब तीसरा घर जो होता है वो हमारे भाई बहन का होता है। भाई बहन कैसे होंगे, हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे होंगे, ये सारा कुछ जो है हमारे तीसरे घर पे डिपेंड करता है। अब भाई बहन जो है, कई बार मान लो आप पहले पैदा हो गए तो भाई बहन तो बाद में पैदा हो रहे हैं, तो यानी ये आपका प्रारब्ध नहीं है, ये आपका प्रारब्ध नहीं है। जो दूसरा और तीसरा भाव जो है, इसको इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते खराब है तो हम एफर्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं, मगर कितने भाई बहन होंगे ये हम नहीं तय कर सकते। ये जो चीजें हैं ये इंसान के अपने हाथ में। जन्म देना, इंसान जब गृहस्थी में उतरता है तो इंसान ये चुनाव कर सकता है कि मैं एक बच्चे के बाद रुक जाऊंगा, या 2 करूंगा, या 3 करूंगा। तो ये जो चीजें है ना, ये उस आत्मा जो जन्म लेती है उसका प्रारब्ध होता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। मगर जो चौथा भाव है कुंडली का, जैसे पहला लग्न भाव है, हमारा शरीर कैसा होगा, हम गोरे पैदा होंगे, काले पैदा होंगे, मोटे पतले कैसे होंगे, हम कितने बीमार होंगे, वैसे मैंने बताया, ये हमारा प्रारब्ध भाव है। और चौथा जो भाव है कुंडली का, जो 4th हाउस है, ये जो घर है, ये भी हमारा प्रारब्ध भाव है। इसमें हमें कितना सुख मिलेगा, इसे बोलते हैं सुख भाव। मदर हमें कैसे मिलेगी, ये 4th भाव तय करेगा, क्योंकि जन्म तो माँ के गर्भ से होगा, उसी के बाद तो हम संसार में आएंगे। तो उसी दिन तय हो गया कि हमारी माँ कौन मिली, किसके घर हमारा जन्म हुआ, किसके गर्भ से हमारा जन्म हुआ। तो ये हमारा प्रारब्ध भाव है, इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि माता को चेंज नहीं कर सकते। जिसे आप चेंज ही नहीं कर सकते वो हमारा प्रारब्ध भाव होता है। ऐसे ही पंचम भाव है, वो विद्या और ज्ञान का भाव है। तो इसमें ये भी हम अपनी जो है मेहनत से इसको भी ठीक कर सकते हैं। ये कर्म भाव में आता है। इसे अगर हम मेहनत करें, अब इसमें कोई पाप ग्रह बैठा है तो हमारे साथ कोई बुराई होगी, कोई धोखा मिलेगा। यही प्रेम भाव भी है, जिसको लव में धोखा मिलता है, ये पंचम भाव के अंदर ही होता है। ये पंचम भाव, हमारा प्रेम संबंध हमारे जीवन में कैसे होंगे, हमारे अंदर ज्ञान कैसा होगा, हमें समझ कैसी होगी दुनियादारी की। ये 5वां भाव जो है पंचम भाव जो है कुंडली का, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगी में। अब 6ठा भाव है, वो हमारे रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो रोग तो जो है वो लगन से ही हमारा तय हो जाता है। अब 6ठे भाव में अगर कोई रोग, 6ठा भाव हमें कोई रोग दे रहा है तो उसको भी हम दवाई से, मेडिसिन से, ऑपरेशन से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मगर जो लग्न भाव जो हमें रोग देता है, वो गंभीर रोग देता है, वो ठीक नहीं होते। वो हमारे शरीर की दुर्बलता, सबलता जो भी होती है, वो लग्न भाव तय करता है। तो 6ठा भाव भी हमारा कर्म द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब 7म भाव जो होता है, जो हमारा पत्नी का भाव होता है, पति का भाव होता है, ये भी हमारा जो है प्रारब्ध भाव है। हमारी पत्नी कौन बनेगी, किसके साथ हम पूरा जीवन बिताएंगे, कब तक बिताएंगे, वो रहेगा या टूट जाएगा। आपको हैरानी होगी जान करके कि किसी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता कि इस कुंडली में तलाक योग है या नहीं। कितने लोग हमसे पूछते हैं, भैया हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, तो यहाँ पे हमारा तलाक हो तो नहीं जाएगा। तलाक योग होता ही नहीं कुंडली के अंदर, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये जिक्र ही नहीं है कि किसी का तलाक होगा। विवाह जो होता है ना, विवाह जिसको हम अपने अंतर मन से, आपने मान लो अपने विवाह से पूर्व भी अगर आपने किसी से प्रेम कर लिया, उसके साथ आपके सच्चे हृदय से आपने उसको पत्नी मान करके या पति मान करके आपने उसको प्रेम किया, या उसके साथ आपके शारीरिक रिलेशन बने, तो वही जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी पहली पत्नी होती है, वो पहला पति होता है। ठीक है। या जो अगर आपने मान लो सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के नाते कोई रिलेशन बनाया, तो वो आपकी पत्नी नहीं गिनी जाएगी, वो आपके 2, 4, 10, 20, 1000 भी हो सकते हैं। सनी लियोनी ने तो पता नहीं हजारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या वो सारे उसके पति उसकी कुंडली में थोड़ी लिखे हुए थे? तो वो जो है वो पत्नी के रिलेशन में नहीं आएगा। पति पत्नी वो होते हैं जो साथ चाहे 50 साल से भी रह रहे हो, अगर वो मन से अगर एक दूसरे के प्रति उनका वो प्रेम, वो आत्मा का कनेक्शन नहीं है, वो जो सोल लेवल पे अगर उन दोनों का जर्नी का कनेक्शन नहीं है, तो वो पति पत्नी नहीं हुए। उनका वो जो अनंत काल तक का संबंध है वो नहीं बनेगा। जो मृत्यु के बाद भी जाना है, जो मृत्यु के बाद जो संबंध साथ जाना है, एक्चुअल में वही संबंध जो है वो आपकी पत्नी का संबंध है। वो पत्नी आपके कई जन्मों से आपके साथ होती है, वो पति आपका कई जन्मों के साथ होता है। वो आप चाहे उसमें आप एक दूसरे का अच्छा करने के लिए जन्म लें, एक दूसरे का बुरा करें, एक दूसरे का मर्डर कर दें, फिर आप कैसे भी कर्म संजोग लेके साथ चल सकते हो,
ये 7वां घर आपका तय करेगा। अगर आपने अपने पति पत्नी के साथ कुछ भी बुरा किया, उसी आत्मा की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका जन्मों से चला हुआ आ रहा रिश्ता है, जिसे आपने सच्चे हृदय से प्रेम किया, जिसे सच्चे हृदय से आप अपने अपनी आत्मा सौंप दी, वो आपका पति है, वही आपकी पत्नी है। ये जो संदूर लगाया और अग्नि के साथ फेरे लिए, ये तो हमने समाज के हिसाब से ये कानून और ये सब चीजें बनाई हुई हैं। एक्चुअल क्या है, आपने माना किसको है, तो ये आपका 7th भाव से निकल के आएगा। अगर मान के आपने छोड़ भी दिया तो फिर वो भी ग्रह बता देगा कि हाँ भाई ये 7th भाव दूषित है, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट होगा ही होगा। और आपको हैरानी होगी, जितने भी कुंडलियों में आज आप में से किसी की भी अगर लव मैरिज हुई है, तो आप इस चीज को आप देखना कि जो 5th हाउस में मान लो कोई भी राशि है, आप राशि के स्वामी का चार्ट गूगल से डाउनलोड कर लेना, ये राशियों का स्वामी चार्ट, ये लिख के सर्च करना, वो आ जाएगा। आप देखना 5th हाउस में अगर मान लो कि 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर की राशि हो गई मेष। मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। अगर मंगल आपका 7th हाउस में बैठ गया, 7th हाउस यानी पति पत्नी का भाव, और प्रेम का भाव कौन सा होगा, 5th भाव। प्रेम का भाव का जो स्वामी है पंचमेश जो है, अगर वो 7th भाव में बैठेगा तो आपकी लव जो है वो शादी में बदल जाएगा। या पंचमेश जो अगर आपका 9वें भाव में जुड़ गया तो भी आपकी शादी हो जाएगी। या जो सप्तमेश है, जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो भी अगर आपका 5th भाव में प्रेम वाले घर में बैठ गया तो आपको अपनी पत्नी से ही इतना प्रेम हो जाएगा कि फिर उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये प्लैनेट इधर उधर हो गए तो फिर समझ लो वो रिश्ता जो है वो फिर वो परमानेंट नहीं है, उसको परमात्मा की स्वीकृति नहीं मिलती। अगर आप साथ में चलते रहो, पूरी जिंदगी निभाते रहो, तब भी वो अंतमिक प्रेम जो है वो नहीं आ पाता। ये रीजन है। तो ये जो 7वां घर है, ये पत्नी का प्रेम या पति का प्रेम, उसका सुख हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो अद्वितीय आत्मीय कनेक्शन हमारा किसी सोल से बनेगा या नहीं बनेगा, ये 2 ही प्लैनेट तय करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले कि ये मेरे भाग्य में ये चीज हो सकता है, ये यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। यानी आप उसके उपाय करते रहोगे तो फिर जो है आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। और यहाँ से फिर आपको 8वां घर देखना है। 8वां घर होता है हमारा मृत्यु का, ये भी हमारा प्रारब्ध घर होता है। मृत्यु कब होगी, किस घड़ी होगी, कहाँ पर होगी, ये सब पहले से तय है। मृत्यु आपके अपने घर में होगी, विदेश में होगी, रोड पर होगी, हॉस्पिटल में होगी, ये सब आपका 8वां घर तय कर देता है। 8वें घर को जब बहुत डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु मेरी अच्छी होगी, दुखद होगी, एक्सीडेंट में होगी, भयंकर कष्ट में होगी, कैसे होगी, ये 8वां घर बताएगा। जो महायोगी होते हैं कई बार उनका 8वां घर पीड़ित होता है, कई बार एक सामान्य सा व्यक्ति होता है और उसका 8वां घर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत आराम से अपने परिवार के अंदर अपनी माता बच्चे परिवार की जो है उसके बेटा बेटी होते हैं उनकी गोद में रख करके जो है वो अपना सिर अपने प्राण को छोड़ता है। तो ये 8वां घर होता है। जो साधक होता है ना, वो अपने सारे ग्रहों को जागृत करके उसके नकारात्मक फलों को समाप्त करके फिर जो है वो कभी योगी बनता है। और जो भी साधक होता है उसके 8म घर में हमेशा कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो उसको साधक बनाता है। यही 8वां घर जो है वो ज्ञान का है, यही 8वां घर है जो अपार धन संपत्ति भी देने का है, यही 8वां घर जो है वो प्रेम को भी देने का है। मगर यहाँ से हमें समझना होता है कि कब कौन सा प्लैनेट कहाँ पे हमें क्या दे रहा है और कहाँ पे हमसे क्या छीन रहा है। तो ये जब ग्रहों की दृष्टियां जब हम सारी जब स्टडी कर लेते हैं, मेरे को जितनी मैं इसके ऊपर स्टडी करता चला गया, मेरा ज्ञान इसमें बढ़ता चला गया। मेरे को पता चला कोई व्यक्ति है इतना ज्यादा चतुर है, इतना ज्यादा चालाक है तो क्यों है, वो बेईमान है, धोखेबाज है, चीटर है तो क्यों है, और कोई इतना भोला भाला सा है, वो हर बात लोगों को खुल के बता देता है, उसके भी प्लेनेट जो है वो ऐसे कोई ना कोई ग्रह उसका ऐसा बैठा होता है कि वो किसी को चीट करना उसको आता ही नहीं बेचारे को। वो झूठ भी बोलता है ना, मेरे को अधिकतर सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं भैया आप जब झूठ बोलते हो ना हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है। मेरी वाइफ मुझे कहती है तेरी ना शक्ल में पता चलता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलना आता ही नहीं। स्वराशि का सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बुध 9th हाउस में बैठा हुआ है, मेरे को झूठ बोलना ही नहीं आता। और झूठ बोलूंगा तो 2 दिन में 4 दिन में एक ऐसा कोई अंदर से ऐसा पेन क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि मेरे को बकना ही पड़ता है, मैं अपने अंदर उस झूठ को रख ही नहीं सकता। इसलिए चाहे कितना भी कुछ लॉस हो जाए, सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए, मैं चाहता हूँ कि सत्य में मेरी गाड़ी चले। सत्य ही बड़ा प्यारा लगता है और मजा आता है, कल को बाद में फिर टेंशन नहीं होती। पहले ही अगर आप अपनी चीजों को जब खुल के दुनिया को बोलोगे ना,
तो दुनिया आपको, उतने ही लोग आपको स्वीकार करेंगे जो आपके सत्य के साथ, आपके साथ आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं। जो नहीं रहना चाहते, दैट्स ऑल। जो है दे विल बी द बेस्ट। वो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हमेशा पूर्ण प्यार करेंगे, आपके साथ खुश होंगे, आपके साथ प्राउड फील करेंगे। वो लोग आपकी असली कमाई है, वो नहीं जो आपने झूठ के दम पे अपने पास्ट को, अपनी जर्नी को, अपने जीवन को छुपा करके किसी व्यक्ति के साथ आपने कोई इमोशनल रिश्ता कायम किया, जैसे कि नवम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, ये सारे जब एक दूसरे के साथ झोल झाल करके आप कुछ भी कर लोगे ना, वो थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा, वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब 9th हाउस जो होता है यहाँ पे, वो हमारी जिंदगी में भाग्य का भाव है। सबसे, वैसे तो बहुत सारे हमारे ये सारे भाग्य के ही भाव है, मगर जो 9th हाउस है, इसको ये विशेष क्यों है, इसको हमें समझना चाहिए। 9th हाउस इसलिए इतना ज्यादा विशेष है कि हमें क्या चीज, सारे ग्रहों का जो फल, यानी कि जो 9 के 9 ग्रह जो है हमारी कुंडली में, उनका जो पूर्ण फल है वो अच्छा मिलेगा या बुरा, वो जो तय करता है वो ये 9th हाउस तय करता है। यानी कि ये अगर अच्छा है तो बाकी किस्मत की जो चीजें हैं वो सारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ खराब हो जाएगा तो वो अच्छे के लिए खराब हो रहा होगा, उसमें आपको बाद में खुशी होगी, अच्छा हुआ साला गया। ये होगा आपके साथ अगर 9th हाउस आपका स्ट्रांग है। अगर 9th हाउस आपका खराब है तो आप ये समझ लेना, जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी सब आपसे परमात्मा या नेचर मान लो आपसे वो सब छीन लेगा। तो 9th हाउस को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी भाव से आपकी जिंदगी की सारी खुशियां, आपका सारा टैलेंट, जो भी लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे, सब कुछ इस 9th हाउस पे तय करता है। कहते हैं ना, वक्त खराब होता है तो कोई बुरा व्यक्ति मिलता है, अच्छा समय होता है तो अच्छे संत मिल जाते हैं, अच्छा गुरु मिल जाता है। 9th हाउस, आपके गुरु 9th हाउस से मिलेंगे आपको। गुरु अच्छा मिलेगा, पाखंडी मिलेगा, दिस प्लैनेट विल बी चूज। यही आपको बताएगा कि क्या किस्मत में आ रहा है। कुछ मिल करके खो जाएगा, यही प्लैनेट, यही जो बैठा होगा, इसको कहां से डेंट लग रहा है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, 9th हाउस, इसको पकड़ना है। फिर 10th हाउस, वो हमारा कर्म भाव है, वो भी हमारा कर्म भाव है, पर 9th हाउस जो है वो हमें किस्मत से प्राप्त है, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से। इसलिए कहता है कि शुभ कर्म करो, आगे का जीवन अच्छा प्राप्त होगा। पिछला अगर मान लो खराब भी आ गया, उसके लिए भी कर्म करके, शास्त्र कहते हैं कि उसके लिए भी हम कर्म करके उसको ठीक कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है ऐसा 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 हो सकता है, पर लाल किताब कहती है कि ऐसा ही होगा। लाल किताब लिख देती है कि यही होगा आपकी जिंदगी में, तो उसके उपाय कर लो, नहीं तो भैया डंक लग जाएगा सांप का। तो यही है लाल किताब। 11वां भाव एक पक्का भाव, ऐसा भाव है जिसको मैं आज तक, इस भाव के बारे में कई इसको कहते हैं कि प्रारब्ध भाव है, कई इसको कर्म भाव मानते हैं, पर मैं इसको जो है प्रारब्ध भाव ही मानता हूँ। मेरी जो इसके प्रति मेरी अपनी रिसर्च रही है, तो मेरी कुंडली में यहाँ पर उच्च का शनि बैठ गया, तो शनि कुंडली में अगर कहीं अच्छा होता है तो वो यहीं पर होता है। इससे अच्छा शनि वहां पे मैंने कहीं सुना नहीं कि इससे अच्छा कहीं शनि होता है। और शनि जब अच्छा होता है तो जिंदगी 90% तो अच्छी होती ही है। ज्ञान, सम्मान, प्रेम, जो भी मिलना है ना वो शनि ने देना है। मगर शनि यहाँ पे कर्म फल दाता बन के बैठता है। कर्म फल शनि है तो कर्म फल दाता भी यहाँ पर शनि है। ठीक है, नंबर भी अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखोगे तो 11वां भाव शनि का होता है। 12वां घर, ये भी हमारा जो है कर्म द्वारा हमारा अच्छा या बुरा किया इसको जा सकता है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो भाव हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो किस्मत में लिख दिया गया है वो इतना ही होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पत्नी, हमारा प्रेम संबंध, हमारे किस्मत, जो हमारा भाग्य भाव है, जो हमें किस्मत से प्राप्त हो रहा है, वो हमारे भाग्य में बैठा है। कि कुछ चीजें हैं जो हम कुछ एफर्ट नहीं भी करते ना, अचानक ही कोई व्यक्ति का कॉल आ जाएगा, वो आपको कोई डील बता देगा, या किसी व्यक्ति का रिश्ता आ गया आपके पास, आप लड़के हो, किसी लड़की का कॉल आ गया आपके पास अचानक, तो उसने आपको कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, या किसी ने आपको रिश्ता भेज दिया, किसी डीलर का फोन आ गया आपके पास, अभी आपके कोई बॉस का फोन आ गया जी आपको प्रमोशन कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये किस्मत से प्राप्त होती है, ये प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है आपको।
जो अपने आप आपके बिना डिमांड किए कुछ चल के आपके पास आता है। वो जो भाव से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अगर आप देखोगे वो इन्हीं 6 भावों के अंदर आएंगी, जिनको मैंने आपको प्रारब्ध भाव बताया, जो चीजें अपने आप चल के आती हैं। और जो आपको ढूंढने से, मेहनत करने से भी प्राप्त नहीं होता, वो भी इसी भाव से रिलेटेड होगा। जो इसके लिए आप पूरी हार्ड वर्क करते हो, पूरी अपने आप को झोंक डालते हो, और जब भी वो प्राप्त नहीं हो रहा होता, तो इन्हीं 6 भावों से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे कोई पाप ग्रह उसको डेंट मार रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही होती है। तो फिर एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? कुंडली में जो शुभ ग्रह होंगे वही एक्सेप्टेंस लाएंगे। पाप ग्रह दुख देने के लिए होते हैं, शुभ ग्रह सुख देने के लिए होते हैं। शुभ ग्रह ज्ञान देने के लिए होते हैं, समझ देने के लिए होते हैं। पाप ग्रह कष्ट देने के लिए, पेन देने के लिए, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह से आपको दुख देने का जो प्लेनेट काम करते हैं वो पाप ग्रह होते हैं। उसमें शनि पाप ग्रह है, मगर अच्छा होके बैठ जाए तो इससे अच्छा कोई प्लेनेट ही नहीं। राहु पाप ग्रह है, मगर अच्छा हो तो इससे अच्छा कोई ज्ञान दाता नहीं। तो हर ग्रह का कोई ना कोई कारण होता है। तो इसलिए कहते हैं कि पूरी कुंडली को एनालिसिस करो। ये नहीं कि एक प्लेनेट को देखा और कहीं से पढ़ लिया और उसके दान करने शुरू कर दिए, उसके जाप करने शुरू कर दिए, पता चला कि वही प्लेनेट जो है वो दृष्टि दोष से किसी और प्लेनेट को उसने खराब कर दिया। ठीक है। अब जितने भी हमारे फिर वो जो दशा होती है, जब अंतर दशा आती है, जब वो प्लेनेट का जब टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पर वो ग्रह हमें सबसे ज्यादा डेंट मारता है। या अच्छा है तो उसी पीरियड में वो सब कुछ अच्छा अच्छा दे के जाएगा। तो उस दशा में उसके ज्यादा उपाय करने चाहिए। कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें हैं, गौ सेवा है, जो प्रत्येक ग्रह को अच्छा करती है। ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जो गौ सेवा से अच्छा ना होता हो, शुभ ना होता हो। सिर्फ कई बार शुक्र के केस में हमें ये देखना होता है कि व्यक्ति को लाल गाय की सेवा करनी चाहिए, काली की करनी चाहिए या व्हाइट की करनी चाहिए। उसके पीछे रीजंस होते हैं। आपके ऑरा में वो चीजें देखनी पड़ती हैं कि काली गाय की सेवा करना आपके लिए शुभ है या नहीं, लाल गाय की सेवा करना आपके लिए शुभ है या नहीं। सफेद गाय की सेवा कई बार बिल्कुल मना कर दी जाती है, क्योंकि वो शुक्र के लिए अच्छी नहीं होती। कई बार करवाते ही सिर्फ सफेद गाय की सेवा है। तो ये जो चीजें हैं, गाय के अंदर एक ऐसे एनर्जी ऑरा है जो आपकी ऑरा से सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है, और ऐसी भी गाय है जो आपके सारे पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेती है। तो गाय के अंदर, इसलिए गाय, गौ को देवता कहा गया है। सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको गोबर बना करके बाहर फेंक देती है। गाय के अंदर ये सामर्थ्य है। इसलिए हमें समझना है कि जब भी हम कुंडली का एनालिसिस कराएं तो एक एक पार्ट को पहले अच्छे से समझ लें। जल्दी मत करो। ये 200-500 वाले ज्योतिष पकड़ोगे ना, वो ऊपर ऊपर से सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम्हारी कुंडली देख के तुम्हें जैसी आराम कर देंगे। 2 दिन का टाइम उसको बोलो, भैया 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, मैं तो आपको 20,000 दूंगा। मेरी कुंडली को आप इतनी बारीकी से देखो कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। अपने एस्ट्रोलॉजर को ये बात बोलो, अपने एस्ट्रोलॉजर को बोलो, भैया मेरे से पैसे बोलो कितने चाहिए, मेरे को गलती नहीं चाहिए। एक ही बार एनालिसिस कराओ जीवन में, और बहुत बढ़िया वाला एनालिसिस कराओ, फिर उसके उपाय सारी जिंदगी करते रहो। जब तक आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बताएगा, उसको आप उसके टाइम की मनी दो। जिसको भी चुनो, जिसको भी चुनो, उसके टाइम की उसको वैल्यू दो। उसको कहो, भैया अच्छे से आपको कितना पैसे चाहिए? मेरे को आपके 4 घंटे चाहिए। मेरे को 5 मिनट में भैया जय श्री राम मत करना। मेरी कुंडली की मेरे को हर एक चीज जाननी है। मेरे को दशा में भी देखना है, तब क्या करना है, मुझे अंतरदशा में देखना है, तब मुझे क्या करना है। क्योंकि एक दुख जब आएगा ना, तो ये 10-20 हजार उस वक्त आपको बहुत भारी पड़ेगी। तब आपको ये चीजें याद आएंगी कि मैंने ये गलती क्यों करी। उस वक्त सिवाय रोने के कुछ मिलेगा नहीं। कंजूसी पता है कौन सा ग्रह देता है? बृहस्पति कंजूसी देता है। बृहस्पति जब अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति को कंजूस बना देता है। व्यक्ति फालतू का 1 रुपया नहीं कहीं खर्च के राजी होता, वो अपने सुख के लिए भी कहीं खर्चना नहीं चाहता। भूखा होगा वो रेडी पे जाकर के समोसा खा लेगा, वो अच्छे ढंग से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाएगा। ये बृहस्पति का लक्षण है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि आपको अपने ग्रहों को समझना है, खास तौर पे 9th भाव को, 7th भाव को, 5th हाउस को, 4th हाउस को, और 1st हाउस को, और 11th को। ये 6 भाव जो है ये पूरी जिंदगी आपकी तय करती है। सारी खुशियों के घर यही है। बाकी तो सब आपके रिश्तेदार हैं। कोई एक मृत्यु है, मृत्यु का किसने सोचना है? 8वां घर, मरेंगे जब मरेंगे। 12वां घर
हमारे को गुस्सा आएगा, कहाँ होगा, हम विदेश में जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब चीजें सोचने की नहीं है। सुख भाव अच्छा है तो विदेश में भी सुख आएगा, घर पे भी सुख आएगा, रोड पे भी सुख आएगा, हर जगह पे फिर सुख ही सुख प्राप्त होगा। माता पिता अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं तो सब परिवार में खुशी आएगी। तो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। पंचम भाव क्या है? प्रेम का और संतान का। जब प्रेम भी है जीवन में और संतान भी है तो और क्या चाहिए जीवन में व्यक्ति को? ये पांच दो चीजें नहीं है ना तो सब बर्बाद है पूरी लाइफ। बाकी चाहे जितना मर्जी फिर भाग लो इधर उधर, कुछ प्राप्ति नहीं है। फिर 12वां घर मोक्ष का, मोक्ष भी बाधित हो जाता है फिर। तो यही है अपनी 12 घर कुंडली के। इसको पूरा एक एक पॉइंट जब अच्छे से जब कंसीडर कर लोगे फिर उसके उपाय करो। फिर उपाय को नियमित जब आप करोगे 2-4 महीने, तब आपको रिजल्ट जब दिखते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में कमाल है एस्ट्रोलॉजी, गजब की साइंस है, गजब। दैट्स इट। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।